तो स्टार्ट करते हैं। तो आज के सेशन में, लास्ट लेक्चर्स में हमने यही चैप्टर का ये बेसिक थ्योरी समझाई थी, रिवीजन करवाया था, थ्योरी समझाई थी। आज मैं आपको जो एक्सरसाइज है वो समझाने, यानी कि ये जो डीपीपी है हमारी एक्सरसाइज नंबर 1, उसके क्वेश्चन एंड आंसर के डिस्कस करने वाला हूँ, राइट। उसके अंदर क्या आंसर आएगा, इसके अंदर क्या आंसर आएगा। नोट एक पेंसिल सॉरी आप पेन लेके बैठो, नोटबुक और पेन लेके बैठो, जिसकी वजह से एटलीस्ट आपको इनकेस जो आंसर सॉल्यूशन में नहीं दिए हुए, नीचे नहीं लिखे हुए, तो आप वो लिख लेना। बाद में मुझे नहीं परेशान करना कि सर इसका आंसर क्या आता है, भूल गया हूं मैं या भूल गई। इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, सारे के सारे क्वेश्चन के आंसर नोट डाउन करते रहना। ओके, तो जल्दी से पेन और बुक ले लो यदि नहीं लिए तो। चलो देखो, ये 2 चैप्टर का अच्छे से इसलिए जैसे रिवीजन कर रहा है, ऐसे सारे साइंस और सारे मैथ्स का रिवीजन होगा, सारे डीपीपी, सारे क्वेश्चन, एक्सरसाइज, बहुत सारे एक्स्ट्रा प्रैक्टिस होगी, जिसकी वजह से आपका रिकॉलिंग पावर बढ़े, कंसेप्चुअल क्वेश्चन फाउंडेशन आपका मजबूत हो। तो लेक्चर्स को अच्छे से अटेंड करना, क्योंकि आपको पता है सिलेबस हमारा बहुत अच्छा चल रहा है। ओके, तो इसकी कोई दिक्कत नहीं है कि आप सिलेबस शांति से भी चलाएंगे तो भी हमारा सब कुछ अच्छे से चलेगा। एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन बहुत मिलेगी आपको। अब से ले ली बुक्स नोटबुक सभी ने? चलो यस सर। स्टार्ट करें एक्सरसाइज 1 के पहले क्वेश्चन से। तो इज वर्क स्केलर, अब आपको पता है स्केलर और वेक्टर क्या है? कितने स्टूडेंट्स को पता है स्केलर वेक्टर के बारे में बच्चों? हेलो, नहीं पता है ना? चलो, स्केलर और वेक्टर है क्या? पहली चीज, जो भी चीज एक्स्ट्रा होगी मैं यहाँ साइड में लिखूंगा, आपको उसका क्या कर देना है, लिख लेना है आपको बुक्स में। ओके, और इरेजर की जरूरत पड़ेगी। पहले तो स्केलर यानी कि क्या, कि जिसमें खाली मैग्नीट्यूड की जरूरत पड़े। क्या? ओनली मैग्नीट्यूड। और वेक्टर क्या है, कि जिसके अंदर डायरेक्शन के साथ साथ मैग्नीट्यूड हो। डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड। अब मैं बताता हूँ क्या क्या है दोनों के बीच में डिफरेंट, डोंट वरी, टेंशन मत लो। जैसे कि मैं आपको पूछूं तुम्हारा मास कितना है, वजन कितना है, तो आप क्या बोलोगे? मास की बात कर रहा हूँ, वजन की नहीं। मास कितना है, क्या बोलोगे आप? सर फलाना धिकना किलोग्राम, हाँ कि ना? यस सर। तो ये जो 20 किलोग्राम आप बोले, या 20 किलोग्राम या 20 ग्राम या 50 ग्राम, जो भी, तो वो आपका वेट है। अब मैं आपको ऐसा तो नहीं पूछ सकता ना, आपके साउथ डायरेक्शन में वेट कितना है, नॉर्थ डायरेक्शन में कितना फटा हुआ, ऊपर कितना है, नीचे कितना है, हाँ कि ना? वेट वेट होता है। लाइक सिमिलरली ऐसे मैं पूछू आपको कि भाई लाइक एग्जाम्पल फॉर ओके, कितना तुम दूध पीते हो, कितने लीटर दूध पीते हो आपके घर? तो 2 लीटर, 3 लीटर। ये सारी चीज के अंदर हम खाली मैग्नीट्यूड यूज किए। जिस एग्जाम्पल फॉर मैंने एग्जाम्पल फॉर ऐसा बताया 2 लीटर या 25 किलोग्राम। आवाज आ रही है आसपास से, प्लीज अनम्यूट रखो। सॉरी, म्यूट रखो, अनम्यूट नहीं। तो 2 लीटर, 25 किलोग्राम, ये सारी क्या है? स्केलर क्वांटिटी। अब देखो मैं एग्जाम्पल बोलू, चोर आया था आपके आपके सामने, चोर भागा था, पुलिस आई पीछे, पुलिस ने पूछा कि कहाँ गया, कितना दूर गया, तो आप क्या बोलोगे? बस 5 किलोमीटर दूर गया होगा। समझ लो क्वेश्चन, समझ लो। चोर गया आपसे यहाँ से पास हुआ, पुलिस आया, पूछा आपको कहाँ गया, तो आपने बोला बस खाली ज्यादा नहीं 5 किलोमीटर दूर गया होगा। चोर को पुलिस क्या ढूंढ पाएगा बच्चों? नो सर। क्यों? अब नो। 5 किलोमीटर इस साइड भी जा सकता है, 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 कहाँ कहाँ तक जा सकता है 5 किलोमीटर? तो समझ में आ रहा है ना? तो मुझे यहाँ 5 किलोमीटर यस के सर। साथ साथ बताना पड़ेगा कि नॉर्थ साइड गया, साउथ साइड गया। तो इस ऐसी क्वांटिटी जिसके अंदर मुझे वैल्यू के साथ साथ 5 यानी कि मैग्नीट्यूड है, वैल्यू के साथ साथ मुझे डायरेक्शन की जरूरत पड़ती है, उसको हम वेक्टर क्वांटिटी बोलते हैं। ये पूरा 11th 12th का कॉन्सेप्ट है बच्चों, ध्यान रखो, जो आपको अभी मैं समझाने वाला हूँ। मैंने क्या बोला था, ये फाउंडेशन मटेरियल है। फाउंडेशन मटेरियल की समझ में आ रहा है ना?
ओके उस लेवल का मटेरियल जिसमें खाली 9th की टेक्स्ट बुक के कंसेप्ट नहीं होगी, बाहर के बहुत सारी चीज होगी जो आपको यहाँ सीखने को मिलेगी। और आप नसीबदार हो, ये फाउंडेशन कोर्स आपको यहाँ मैं पूरा आपको बता रहा हूँ, क्योंकि जनरली बाकी के क्लासेस वाले पूरे एटलीस्ट टेक्स्ट बुक के भी नहीं करा सकते, एक्स्ट्रा की तो बात छोड़ो। चलो स्केलर वेक्टर में कोई डाउट बच्चों? नो सर। आपको बता सकता है वर्क क्या है? स्केलर एक की वेक्टर है? सर स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी है। क्यों? क्योंकि काम कितना हुआ? बस 50 जूल काम किया। अब उसमें ऐसा कुछ नहीं होता कि इधर उधर ऐसे उधर। ओके चलो नाउ अब हाँ नो डाउट एक्स्ट्रा चीज मैं आपको बता रहा हूँ, नो डाउट वर्क के फॉर्मूला में जो चीज आ रही है ना, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, वो दोनों एक्चुअली पता है आपको ये वेक्टर क्वांटिटी है। क्या है ये? वेक्टर क्वांटिटी। ये दोनों एक्चुअली वेक्टर क्वांटिटी है। जब दो वेक्टर वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट होता है तो स्केलर बन जाता है। इसके हिसाब से वर्क जो है वो स्केलर क्वांटिटी बन गई। समझ में आया? यस सर। चलो व्हाट नेम इज गिवन टू प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट क्या होता है बच्चों? वर्क। चलो सीजीएस और एसआई यूनिट वर्क का बोलो। एसआई यूनिट क्या था बच्चों? जूल। जूल। और सीजीएस यानी कि अर्ग। और सीजीएस किस यूनिट क्या है उसका? अर्ग। और ये है जूल। समझ में आया बच्चों? यस सर। एक दो बार बोलूंगा, वापस रिपीट नहीं करूंगा, लिख लेते रहना। व्हाट इज द वर्क डन व्हेन द डिस्प्लेसमेंट इज परपेंडिकुलर टू फोर्स? अब देखो फोर्स में ऐसे लगा रहा हूँ और डिस्प्लेसमेंट ऐसे हो रहा है, तो क्या वर्क होगा? नहीं। क्या होगा? नहीं होगा। वर्क जीरो होगा। वो मैंने बताया था ना एफ डी कॉस 90, तो कॉस 90 जीरो हो जाता है, इसलिए वर्क जीरो हो जाएगा। चलो एसआई पावर का एसआई यूनिट क्या होता है? वॉट। वॉट और हॉर्स पावर में क्या यूनिट होता है, यानी कि रिलेशंस होता है? 740 काफी बार 746 लिखते हैं, 740 लिखते हैं, 750 लिखते हैं, चलेगा इतना। 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू 746 वॉट। कोई डाउट? नो सर। What are the unit of work and energy? जूल। क्या है? जूल। सेल कन्वर्ट्स वन फॉर्म। सेल जो होता है ना, वो किस एनर्जी से किस में कन्वर्ट करना? जिसने ये ऊपर का मटेरियल रीड किया होगा ना, उसको ये सारे आंसर पता चलेंगे। बाकी रीड किए ही नहीं है जिसने, उसको नहीं पता चलेंगे। ये सारे क्वेश्चंस आपको आंसर इसमें मिल जाएंगे। सेल किस में कन्वर्ट करता है? केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करता है। सेल के अंदर क्या होता है? केमिकल होता है। उस केमिकल से क्या बनता है? इलेक्ट्रिक एनर्जी बनती है। हेलो बच्चों। यस सर। चलो अब ऐसा डिवाइस का नाम दो जो इलेक्ट्रिक को मैकेनिकल में कन्वर्ट। इलेक्ट्रिक दो और दौड़ना स्टार्ट कर दे। मैकेनिकल यानी काइनेटिक पोटेंशियल वाला, दौड़ने वाली एनर्जी। तो फैन कि ना? यस सर। ओके चलो इरेज कर दो बाकी की चीज सभी। यस सर कर दो। नेक्स्ट हाँ कहाँ है से? सर 10। एक मिनट हो, ऊपर ले लेते 10 को। चलो इज एनर्जी अ स्केलर क्वांटिटी और अ वेक्टर क्वांटिटी? बोलो एनर्जी क्या है? स्केलर है कि वेक्टर है? स्केलर। याद रखना एनर्जी जो है ना वो स्केलर, इसमें डायरेक्शन नहीं आता कभी। ओके याद रखना ये चीज, क्योंकि एनर्जी और वर्क एक ही चीज है। पता है ना वर्क एनर्जी थ्योरम, जो हम काम करते हैं वो एनर्जी में स्टोर होता है या एनर्जी। ओके इसलिए वर्क यदि स्केलर है तो एनर्जी भी स्केलर होगी। वर्क का यूनिट जूल है तो एनर्जी का यूनिट भी जूल होगा। वर्क का फॉर्मूला हाफ mv² है तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला भी हाफ mv² होगा। ये याद रख लेना सारी चीज। ओके ये हाफ mv² हमने फाइनली F into D से ही डिराइव किया था, याद करो। यस सर। Now how much work is done when the body of M rise to height h? h हाइट पे यदि ले जाए तो कितना वर्क होगा? तो एनर्जी कितनी होगी h हाइट पे? बोलो पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी हवा में? सर जीरो। क्या जीरो? mgh। प्रैक्टिस ही नहीं की लगी रही है यार, फॉर्मूला भी याद नहीं है कि कोई भी चीज को याद करो हवा में ले जाता हूँ h हाइट पे
तो उसके पास एनर्जी वर्क कितना करना पड़ता है, तो वर्क और एनर्जी सेम है, कितनी एनर्जी mgh। यदि कोई बॉल हवा में हो h हाइट पे तो उसका फॉर्मूला mgh आएगा, और यदि मूवमेंट हो रहा है v वेलोसिटी से तो उसका फॉर्मूला हाफ mv² आएगा। कोई डाउट? नो सर। देखो स्पीड मेरी बढ़ेगी क्योंकि ये रिवीजन कर रहा हूँ, ओके, इसकी वैसे जरूरत होती ही नहीं है, तो उसमें डाउट ही सॉल्व करने होते हैं, मैं आपको सारे क्वेश्चन का रिकॉलिंग करा रहा हूँ इसलिए। चलो 30 नंबर में सर बोलो, 11th रह गया। व्हाट आर द टू डिफरेंट फॉर्म ऑफ एनर्जी, काइनेटिक एंड पोटेंशियल? क्लियर? यस सर। याद करो, मैं ऐसा लिख रहा था ना, टोटल एनर्जी काइनेटिक प्लस पोटेंशियल। टोटल एनर्जी कांस्टेंट होती है, तो वो टोटल एनर्जी किसका फॉर्म है, काइनेटिक और पोटेंशियल का। यस सर। चलो 13 नंबर का बोलो आंसर। How much work is done when a force of 1 Newton moves a body through the distance 1 meter? कितना वर्क हुआ बोलो, इजी एकदम। 1 जूल। 1 जूल। joule। देखो वर्क का फॉर्मूला क्या है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स कितना हुआ 1 न्यूटन, 1 डिस्प्लेसमेंट 1 मीटर, तो 1 जूल। वर्क का यूनिट जूल होता है। क्लियर? यस सर। ओके 13 हो गया। 14 बोलो, व्हाट इज द पावर ऑफ बॉडी व्हिच इज डूइंग वर्क एट द रेट ऑफ जूल पर सेकंड? 1 वाट। 1 watt। क्लियर ना, इजी है नहीं? यस सर। चलो सैटेलाइट रिवॉल्व अराउंड द अर्थ इन द सर्कुलर ऑर्बिट, कैलकुलेट द वर्क डन बाय द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। वैसे ये 11th के लेवल का टॉपिक हो गया वैसे पूरा, अभी आज ही समझा रहा हूँ 11th स्टैंडर्ड में ये क्वेश्चन को, फिर भी मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ। सैटेलाइट रिवॉल्व अराउंड द अर्थ, कैलकुलेट द वर्क डन। वर्क डन, अब सैटेलाइट कहाँ है, यहाँ होता है हवा में, तो एच हाइट पे होता है कि नहीं, एच हाइट पे mgh, यस सर। तो वर्क कितना करना पड़ेगा mgh। क्लियर ना? यस सर। वैसे इसका Yes, फॉर्मूला sir. इसका फॉर्मूला ऐसे आता है 1 माइनस 2h अपॉन आर। लेकिन 11th में आता है, अभी आपके लिए खाली ये इजी वाला फॉर्मूला बताया मैंने, ये माइनस आता है यहाँ 1 माइनस 2h अपॉन आर वाला, ये एक्चुअली ये फॉर्मूला है, ओके, सैटेलाइट का। लेकिन आपको अभी याद रखना है क्योंकि आपका सिलेबस में इतना हार्ड नहीं है। चलो एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन था ये, इन विच फॉलोइंग केस वर्क डन इज मैक्सिमम। वर्क किस में जीरो मैक्सिमम होगा, जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट सेम थीटा 0 होगा तब, कि यदि फोर्स में ऐसा लगा रहा हूं, फोर्स ऐसा लगा रहा हूं तब, या फोर्स ऐसा लगा रहा हूं तब, इसमें थीटा 90। बोलो सर जब थीटा 0 होगा तब। थीटा 0 होगा तब। थीटा 0 यानी कि फोर्स ऐसे लगा रहा हूं, डिस्प्लेसमेंट भी ऐसे जा रहा है, तब हमें फोर्स मैक्सिमम लगता है, हाँ कि ना? और यहाँ तो क्या आप कितना भी, Yes, sir. अब टेबल के ऊपर ऐसे कितने भी फोर्स लगा रहे हो, क्या ये ऑब्जेक्ट मूव होगा ऐसे कभी? नो सर नहीं नो होगा। सर नहीं होगा। यहाँ आंसर क्या आएगा 0। तो यही क्वेश्चन में ऐसे भी पूछ सकते हैं ना कि विच केस वर्क विल बी 0, हाँ कि ना? यस सर। चलो तो Yes. यहाँ हमें मैक्सिमम का पूछा है इसलिए थीटा का आंसर, और यदि 0 पूछा हो तो 90 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, state two situation in which a body moves with a uniform speed and force act on the body but work done on the body by the force is 0। क्वेश्चन है two situation in which body moves with uniform speed, force act on the body but work done on the body by force, work 0, वर्क 0। जब हाँ बोलो। सर जब डिस्प्लेसमेंट 0 होगा तब। यस, कॉमन चीज है ना कि यदि ऑब्जेक्ट ऐसे घूमते घूमते वापस यहाँ है तो वर्क 0, डिस्प्लेसमेंट 0, मूवमेंट हो रहा है लेकिन डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ 0, इसलिए फाइनली आंसर 0 हुआ। क्लियर? यस सर। डिस्प्लेसमेंट 0 होगा तब जाके वर्क भी 0, इसलिए क्योंकि वर्क के फॉर्मूला में डिस्प्लेसमेंट आता है, एक वैल्यू 0 हुई तो सारी वैल्यू मल्टीप्लाई में है, इसलिए आंसर 0। ये आपको अभी ये cos थीटा ना लिखो तो चलेगा, f इंटू डी, डिस्टेंस 0, डी की वैल्यू 0, तो ये वर्क भी 0 हो जाए। कोई डाउट नहीं ना बच्चों? नो सर। कोई भी समय कुछ भी ना पता चले तो पूछ लेना, ओके, टेंशन मत लेना, आराम से पूछ लो।
व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी? फॉर्मूला बोलो काइनेटिक एनर्जी का। हाफ mv square. हाफ एम half स्क्वायर। और उसका रिडक्शन कर लोगे ना। अब Yes, काइनेटिक, sir. ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, काइनेटिक एनर्जी किसके ऊपर डिपेंड है? मास एंड वेलोसिटी के ऊपर। क्लियर ना? Yes, sir. व्हाट इज द डिफरेंस Yes, sir. बिटवीन द पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी? तो पोटेंशियल एनर्जी किसके ऊपर? पोटेंशियल एनर्जी इज ड्यू टू इट्स पोजीशन, पोजीशन, काइनेटिक एनर्जी इज ड्यू टू इट्स मोशन। वेलोसिटी, मोशन। ओके, तो ये Motion. डेफिनेशन लिख देना दोनों में, तो डिफरेंस मिल जाएगा आपको। ओके, चलो रीरेज कर दो सभी चीज। Yes, sir. Yes, sir. Next, when a ball is thrown vertically upward, its velocity decreasing. What happened to this potential energy as its velocity becomes zero? Potential energy क्या हो जाएगी बोलो? समझ लो, क्वेश्चन समझो। अरे Yes, sir. एक मिनट, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये सारे बुक्स, ये ऐसे कॉन्सेप्ट आप दूसरे किसी स्टूडेंट के साथ आंसर लिखना ट्राई करना, इसमें से 50% आंसर नहीं दे पाएगा, गारंटी, कितना भी ब्रिलियंट होगा तो भी। ओके, क्योंकि ये सारी चीज अच्छी कॉन्सेप्ट वाला क्वेश्चन है। अब बॉल को मैंने फेंका ऊपर, मेरे पास समझ लो ये बॉल, अब ये बॉल है, दिख रहा है ना बॉल रेड कलर का, Yes, sir. Yes. ऐसे ऊपर Yes, जाता sir. जाता जाता ये एक टाइम पे Yes. वो क्या आएगा, स्टेडी हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अब वापस रिटर्न आएगा यहाँ से, समझ में आ रहा है? ऐसे जा रहा है, खचा गया, खचा। तो जब वो जाता है, जाता यहाँ पहुंचेगा, तब उसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी वो पूछा है। समझ में आ रहा है क्वेश्चन? Yes, sir. mgh. व्हाट हैपेंड टू mgh पोटेंशियल एनर्जी इज, अब देखो mgh नो डाउट सही आंसर, कोई पोटेंशियल mgh आती है, लेकिन हमें यहाँ वैल्यू तो नहीं दी है ना, मास m है, g है, तो हमें ऐसा लिख सकते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होती है। याद करो, Yes, sir. याद आया? ये जब Yes, यहाँ पे sir. छोड़ते तो u 50 था, काइनेटिक एनर्जी बाद में 0, बीच में u 25, काइनेटिक एनर्जी 25, और यहाँ पोटेंशियल 0, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, ऐसा था ना? Yes. तो एग्जैक्ट Yes, यहाँ sir. पे क्या देखोगे कि पोटेंशियल एनर्जी 50, यानी कि सबसे ज्यादा मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी कहाँ होती है? टॉप के ऊपर। तो यहाँ ऐसा लिख सकते हैं, पोटेंशियल एनर्जी विल बी मैक्सिमम। Maximum. क्यों पोटेंशियल मैक्सिमम? क्योंकि E इज इक्वल टू फॉर्मूला है U प्लस के। तो जब K यानी कि हाफ mv स्क्वायर होता है फॉर्मूला, Yes, sir. तो वेलोसिटी ही जब जीरो हो, वेलोसिटी जीरो, तो काइनेटिक Yes. एनर्जी जीरो हो जाएगी। Yes, sir. लेकिन ये जो वैल्यू है तो फिक्स ही है ना, 50 ही 50, ये फिक्स होता है, E की वैल्यू फिक्स होती है, वो कभी चेंज नहीं होती। जब K की वैल्यू मिनिमम हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, तो U ऑटोमेटिकली मैक्सिमम हो जाएगा 50, उससे ज्यादा U हो ही नहीं सकता, इसलिए आंसर लिखना होता है U इज मैक्सिमम। अच्छा क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट, इरेज कर दो। Yes, sir. यस सर। यस सर, यस सर। आपको बताना है कि किसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी, किसके अंदर काइनेटिक एनर्जी, और किसके अंदर बोथ होगी। देखो, यदि हवा में है और स्टेडी है, खाली स्टेडी हो, कॉन्सेप्ट को समझा रहा हूं, हवा में है एंड स्टेडी है, मूवमेंट नहीं कर रहा है, तो पोटेंशियल एनर्जी होगी। यदि हवा में है और मूविंग कर रहा है, तो पोटेंशियल एंड काइनेटिक बोथ होगी। और जमीन पे है, यदि किसके ऊपर? जमीन के जमीन Land. पे। लैंड, ऑन लैंड, जमीन के ऊपर है और मूव कर रही है, तो उसके पास पोटेंशियल एनर्जी होगी। कोई डाउट? No, sir. no पक्का sir ना? तो देखो चलो, Yes. फ्लाइंग एरोप्लेन, Sir, कौन सा both. केस? Both. बोथ Both. बोथ। स्ट्रेच्ड स्प्रिंग, Sir, potential. यस, ये एग्जांपल मैंने याद हो तो एक्स्ट्रा करके समझाया था, याद होता आप potential Yes, sir. स्प्रिंग का एग्जाम मैंने बोला था सिलेबस में नहीं, लेकिन याद रखना, याद आया? स्प्रिंग को हाँ, खींचोगे sir. तो उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगी। ओके चलो, रोटेटिंग सीलिंग फैन, Sir, kinetic. बोथ हवा Both. में है ना। both. अब कॉमन हाँ, चीज, sir. जमीन के ऊपर तो फैन को घुमाओगे नहीं ना आप। चलो, मेन क्लाइंबिंग अपस्ट्रेट, Sir, both. बोथ। अब बोलोगे सर यहाँ तो जमीन के ऊपर नहीं, वो ऑलरेडी जमीन से ऊपर हाइट पे है, इसलिए बोथ आएगा।
स्टोन प्लेस्ड ऑन द रूफ, पोटेंशियल, अरे पोटेंशियल सर, पोटेंशियल, स्टोन प्लेस्ड है यानी कि स्टेडी है। रनिंग Kinetic कार, energy. रनिंग कार, काइनेटिक, kinetic energy, वाटर स्टोर इन अ डैम, सर potential पोटेंशियल, energy, स्टोर्ड। देखो स्टोर्ड है इसलिए पोटेंशियल नहीं है उसके पास अभी पूरी की पूरी। जब जिस केस में ऑब्जेक्ट मूव ही नहीं हो रहा है तो क्या होगा, वो भले जमीन पे है लेकिन स्टोर है, इसलिए पोटेंशियल एनर्जी। क्लियर कंसेप्ट यस हुआ। सर, अब ऐसा हो ना तो स्क्रीनशॉट लेते रहे ना, जिससे क्या होगा तो आपको लिखना के इनकेस बच्चा है ना तो लिखने का टाइम ना मिले तो बाद में आप रिवीजन कर सको। इसका स्क्रीनशॉट ले लेना बच्चों, बाद में चला जाएगा। ले लिया? यस सर, Yes, sir. नेक्स्ट, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी? एनर्जी कंजर्वेशन लो था ना, एनर्जी नाइदर क्रिएटेड नाइदर डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी कन्वर्ट फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर Yes, फॉर्म। sir. बस वाला एग्जांपल समझा देना। Yes, sir. क्लियर? यस सर, बोलो मन, क्या डाउट है? सॉरी सर, गलती से हो गया। ओके 25। अब ये सारे न्यूमेरिकल्स है, कहाँ से? अब सारे न्यूमेरिकल ही बचे। अब ये लॉन्ग टाइप के क्वेश्चन एक बार देख लो, बाद में न्यूमेरिकल्स में के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, वो वन नोट्स खोलना पड़ेगा, इसमें नहीं समझा पाऊंगा। डिफाइन टर्म वर्क, क्वांटिटी, हाउ रिलेटेड टू वर्क के बारे में सब कुछ समझाना है, कर लोगे ना ये तो सारी चीज? तो बड़े बड़े वाले यस क्वेश्चन, सर, Yes, sir. फॉर्मूला डन बाय द मूविंग Yes, मीनिंग। sir. हाँ, एक्सप्रेशन काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन करना है। ये सिंपल पेंडुलम वाला है ना, वो आप रहने देना क्योंकि वो आपके सिलेबस में नहीं है। ओके सर, अब ये वाला थीटा वाला भाई मैंने समझाया था ना यार, एफ है, एफ यस, एफ कॉस थीटा, एफ Yes, डी sir. कॉस थीटा, थीटा 0 हो तो कितना होगा, थीटा 90 हो तो, ये सारा कॉन्सेप्ट है। आपको इसी नोट्स के अंदर सब कुछ इसके आंसर मिल जाएगा ढूंढोगे तो। चलो अब एमसीक्यू लिख लेते हैं, न्यूमेरिकल्स लास्ट रखते हैं, पहले एमसीक्यू में जो भी डाउट हो एमसीक्यू में वो बता दो। ओके सर। जो भी क्वेश्चन में आपको ऐसा लगे कि सर ये डाउट है वो मुझे बता दो, ना समझ में आया हो कुछ भी हो। Sir, 8th वाला. 8 वाला कहाँ गया? 8 force F act on a body such that F makes an angle theta, वो तो फॉर्मूला बेटा 8 वाला, तो मैंने नहीं समझा एफ डी कॉस थीटा वाला। हाँ, yes, sir. याद है मैंने क्या बताया था आपके सिलेबस में अभी तक ऐसा ही है, सॉरी वर्क का फॉर्मूला F इंटू एस, लेकिन जब 11th में आओगे तब ये एफ थीटा वाला फॉर्मूला नहीं समझाया था मैंने, थीटा एंगल, तो आंसर बनेगा एफ एस कॉस थीटा, वो है। हम डी यूज कर रहे थे, उन लोगों ने एस यूज किया डिस्प्लेसमेंट में। चलो नेक्स्ट, सर 26, 26 value of g on a moon is 1/6 the value of g on the earth. Man jump 1.5 meter high on the earth. On a moon he can jump up to height of value of g is 1/6. एक मिनट बेटा, एम नहीं दिया हुआ है, जी नहीं है, 1.5 मीटर। फिर देख लेते हैं आंसर मैच होता है कि नहीं, बाद में आगे बात करते हैं। 15 सिक्सा कितना होता है? हेलो 90, पॉइंट है तो 1.5 आ गया आंसर। चलो ये तो यार और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्वेश्चन हुआ सच में। ये तो ये सारे क्वेश्चन तो हम 11th 12th में JEE में समझाते हैं। सर ये समझ में नहीं आया, मैंने सारे एमसीक्यूज किए तो उसमें। देखो अब है क्या, पहली चीज तो
एनर्जी कंजर्वेशन लॉ क्या कह रहा है कि एनर्जी नाइदर क्रिएटेड नाइदर डिस्ट्रॉय, इतनी ही रहती है। तो एनर्जी में अर्थ के ऊपर और एनर्जी में मून के ऊपर दोनों में सेम होगी। Yes, sir. अब Yes, अर्थ sir. के ऊपर का फॉर्मूला mgh, मून के ऊपर का फॉर्मूला mgh। अब मून में ग्रेविटेशन अलग होगा, हाइट अलग हो जाएगी, लेकिन बच्चों मास तो सेम है ना, मास ऑलवेज कांस्टेंट होता है, तो mm कट हो गया, हाँ कि ना। Yes, sir. अब जी Yes. एच कितना दिया था, मून के ऊपर अर्थ के ऊपर कितनी हाइट है, 1.5 मीटर। 1.5. 1.5. अब जी डेस मून के, ये मून है तो मून के अंदर जी डेस, जी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन कितना होता है, यहाँ दिया हुआ है कि 1/6 होता है जी से, तो 1/6 इंटू जी ऑन अर्थ, अर्थ का मैंने जी लिया तो 1/6 जी लिख सकता हूँ जी डेस की जगह। हेलो बच्चों, Yes, Yes, का Yes. मून का जी अर्थ के जी से 1/6 होता है, तो मैंने मून का जो जी था जी डेस उसकी जगह ये 1/6 m लिखा इंटू एच डेस, तो एच डेस फाइंड करना था, तो जी जी कट हो गया सामने, yes, sir. ये 6 नीचे था वो 5 से मल्टीप्लाई हो गया, तो एच डेस 9 मिला। समझ में आया ना, थोड़ा Yes, sir. बहुत. थोड़ा थोड़ा जितना भी समझ में, एटलीस्ट वो तो पता चल गया कि कैसे आंसर 9 आया वो। हाँ सर, वो पता Okay? चला. बहुत इजी है वैसे, भले आपको अभी क्या ये सारी चीज अभी पता नहीं होती, इसलिए ऐसा लग रहा है कि हार्ड है, लेकिन एक्चुअली ये 11-12 के लेवल पे तो बहुत इजी हो गया वापस। ये एक चीज थी कि जीडीएस की जगह मैंने 1/6 जी इसलिए लिखा क्योंकि यहाँ दिया हुआ है, देखो रीड करो ये चीज दिए ना, Yes. और एच और यहाँ एच डेस, सॉल्व कर दो बस, स्क्रीनशॉट ले लेना। नेक्स्ट, Sir, 28. एटलीस्ट पता तो चले आपके सर में कितनी यानी कि कंटेंट है। ओके, खाली टेक्स्ट बुक पढ़ा रहे थे अभी तक, तो एटलीस्ट पता तो चले, सही है ना। Yes, sir. 11-12 में फिजिक्स मेरे पास पढ़ना हो तो एटलीस्ट पता तो चले सर को फिजिक्स कितना आता तो है। पढ़ोगे ना बच्चों? हाँ सर. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. आप में से आपको मानोगे आपके 50% 50% आप में से जितने भी पेरेंट्स हैं, मोर देन 50 नॉट 50, ज्यादातर बच्चे के पेरेंट्स ने ऑलरेडी ऐसा कंफर्म कर दिया कि सर 12 स्टैंडर्ड तक तो मेरा बच्चा आपके पास ही पढ़ने वाला है, कुछ भी कर लो। 12 अब ऐसे मुझे अब काफी बार आते हैं ना मेरे पास, ऐसे ऑफर लेके आते हैं, सर ये हर बार हर साल क्यों फी भर, एक काम करो एक साल बोल दो, चलो 12 पूरा पैकेज बोल दो, जब तक पढ़े ना बच्चा उसको 12 तक पास कराने की जवाबदारी आपकी। ऐसे भी पेरेंट्स आप में से 50% पेरेंट्स ऐसे है जो अभी ऐसा चाहते हैं कि सर 12 स्टैंडर्ड तक तो एटलीस्ट आपके पास ही पढ़ना है, और उसके बाद वैसे ही कॉलेज आ जाएगी, कॉलेज में तो मेरे से कहाँ आप पढ़ोगे बाद में। कॉलेज में भी मैं कर आपको हेल्प, यदि आपको जिंदगी भर कहीं ना कहीं आप यदि इंजीनियरिंग करोगे, हाँ मेडिकल फील्ड में जाओगे तो मेरे पास डाउट लेके मत आना तब, ओके। बाकी इंजीनियरिंग में जाओगे तो आपका वही टाइप के वहां के भी डाउट आज भी मेरे जो 6-6 साल पुराने बच्चे, ओके, वो आज भी मिलते ना सर, क्योंकि उसको मैंने जब इंजीनियरिंग में थे तब भी डाउट सोल्व करा रहा था, शाम को कभी भी पूछे फोन करे तो तुरंत उसका आंसर देता था। 2 साल पहले वाले स्टूडेंट को मैं अपनी बुक शेयर करता हूँ, उसको हिंट देता हूँ, आज भी उसको हेल्प कर रहा हूँ, ऐसा नहीं कि भी मेरे पास पढ़ लिया तो खत्म हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं, डाउट बोलो। Sir, 28. 28. Object of mass 1 kilogram has potential energy of 1 joule relative to the ground when it is height. Potential energy का फॉर्मूला लगा देना बेटा। अच्छा सीधा वही करना है ना, मैं वो पूछ वन रही हूँ. आपेल MGH. 1 जूल दिया हुआ है, मास 1 किलोग्राम है, जी की वैल्यू 9 पॉइंट है, तो एच फाइंड करना है, तो एच क्या हाँ, होगा, okay. 1 अपॉन ये 9.8 इंटू 1 नीचे आ जाएगा, डिवाइड करोगे तो आंसर कुछ मैच हो जाएगा आपका। एक मिनट कैलसी से कर देता हूँ मैं, हाँ 1 डिवाइडेड बाय 9.8 0.010 दिया हुआ है, चलिए 0.10, यस ये आंसर। Yes, sir. चलो नेक्स्ट डाउट, स्क्रीनशॉट लेते रहे ना बच्चों। नेक्स्ट, सर बस अभी इतने ही है. दूसरे स्टूडेंट की बात कर रहा हो तो दूसरे कोई स्टूडेंट को डाउट जो भी हो बेटा पूछ लेना। नो सर, नो डाउट। सारे आ रहे हैं?
तो नेक्स्ट Yes. सेशन में इसके एमसीक्यू की टेस्ट ले लेते हैं। इसकी तो हो गई नहीं इस चैप्टर के एमसीक्यू की तो। Yes. Yes, sir. Yes, यस सर हो गई। ओके चलो, तो अब एग्जाम न्यूमेरिकल में जो भी डाउट हो बताओ। चलो न्यूमेरिकल्स में कुछ भी डाउट हो तो बताओ, इसको मैं कॉपी पेस्ट करके समझाऊँ आपको। सर एक 31 नंबर का नहीं समझ में इसमें आ रहा। समझा दूं पीडीएफ में, मुझे खोलना ना पड़े सब कुछ। हाँ ओके सर मैं आपको चलेगा। खाली ऐसा बता दूंगा इसमें ये फॉर्मूला लगाना है, तो एटलीस्ट आपको पता चल जाएगा। ओके सर उसमें नहीं एक्सरसाइज में ही है 31 ये वाला ना, हाँ सर अ पर्सन वेटिंग वाला। पर्सन वेटिंग 800 न्यूटन कैरी द पैकेट फ्रॉम द बेस कैंप बी। एक मिनट में क्वेश्चन रीड कर लेता हूँ। ओके person weighing 800 newtons carry packet from the base camp B to point A of a hill at the height. Okay, the weight of packet is 200 newton. Calculate the following. How much work against, देखो एक तो how much work, मैंने क्या बोला, वर्क क्या होता है, एनर्जी होता है, और अगेंस्ट द ग्रेविटी यानी कि हवा में जाना है, हाइट पे जाना है, तो वो mgh वाला पोटेंशियल पोटेंशियल ओके पोटेंशियल का। क्लियर ना? अब देखो हाउ मच वर्क, तो मास कितना है, मास नहीं दिया है, लेकिन वेट तो दिया है ना। पर्सन Yes, का वेट sir. कितना है, पर्सन का 800 न्यूटन। 800 न्यूटन। उसके ऊपर 800 जो न्यूटन। पैकेट लेके जा रहा है, पैकेट लेके, उसका कितना है, 200 न्यूटन। तो टोटल कितना हुआ, 1000 न्यूटन हुआ। आपको Yes, पता है ये sir. एक्चुअली है कि 1000 Yes, sir. न्यूटन जो मैंने लिखा वो क्या है, वेट है। क्या है, वेट वेट। और Weight. वेट का फॉर्मूला क्या होता था, कोई याद है किसी को? W = m × g, याद है? एम इंटू यस सर याद है। Yes, sir. ये m × g की जगह ये 1000 लिख सकता हूँ मैं। Yes. यस सर। हाइट कितनी दी है, 1200 मीटर 1200 मीटर 1200 मीटर, तो आंसर आएगा 1200। और कितने जीरो हुए, 3 और ये 2, तो 12 × 10⁵, या काफी बार ऐसे भी लिखा होता है 1.2 × 10⁶। दोनों आंसर सही है। क्लियर ना? यस सर। ओके फर्स्ट ये हुआ। अब सेकंड नंबर, व्हाट इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ पैकेट इफ A is assumed to be B? सेम, सॉरी क्या लिखा है, person height carry the packet from the base camp B to point A of a hill at height 1200 मीटर। What is the potential energy of the packet of A? खाली एक ही पूछिए बच्चों, तो mgh में खाली mgh में mg यानी कि A यानी कि कौन था, पैकेट था ना। यस सर। What is potential of the packet of A if it is assumed to be? पैकेट का है 200 न्यूटन, और हाइट कितनी दी है, 1200 मीटर। तो 12 2 24, 24 × 10⁴, या तो काफी बार ऐसे भी लिखा होता है 2.4 × 10⁵। देख लो आंसर मैच हो गया, एक बार एक मिनट देखिए। हो जाएगा 90 पर 99.99%। यस सर हो गया। क्लियर ना? मैं समझ में? देखो ये क्या था, सिर्फ पूरे सिस्टम का पूछा था, ऐसा कुछ बताया नहीं, तो हमें पूरा लेना पड़ेगा। तो 200 200 1200 पर्सन का, और 800 उसका, 200 पर्सन का एडिशन कर दे, mg ये मिला, हाइट मिली, तो वर्क मिल गया, पोटेंशियल एनर्जी। और दूसरे में खाली पैकेट का पूछा है, तो मैंने पैकेट का मास ही डाला 200 न्यूटन। चलो नेक्स्ट। सर रिजॉइन करना है? डाउट हो तो रिजॉइन करो। सर नहीं डाउट तो अभी खत्म हो गए सारे। नहीं है दूसरे सर। कोई स्टूडेंट्स को डाउट है? नो सर। नो सर। पक्का सारे न्यूमेरिकल्स क्लियर है? तो और जरूर नहीं है रिजॉइन करने की, यदि डाउट हो तो बताओ।
चलो तो होमवर्क में एक एक्सरसाइज प्रैक्टिस कर लेना। एक्सरसाइज में जितने भी न्यूमेरिकल्स और क्वेश्चन आंसर क्वेश्चन लिखने की जरूरत नहीं, खाली आंसर लिख लेना रीड करके। ओके सर। ओके बच्चों।